हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपके लिए फिजिक्स की जो क्लासेज है उनकी सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसकी हमारी 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, और हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला। ठीक है, दोनों की दोनों क्लासेज बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देख ली होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आज हम तीसरी क्लास की बात करेंगे। ठीक है, तो आज ये आपका ये चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला कंप्लीट हो जाएगा, और फिर कल की क्लास में हम देखेंगे मोशन वाला जो चैप्टर होता है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है भी, ये क्लास आपकी साइंस की जो क्लासेज है कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो इससे आप कभी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, एसएससी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तब भी आप कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्टेट एग्जाम का पेपर होता है वो भी आप मतलब उसके अंदर भी फिजिक्स आएगी तो उसे भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, हमारी भी कोशिश ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन है फिजिक्स का खास तौर पे कि बाहर ना जाए, जो हम करवाएंगे उसके अंदर से आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहे। ठीक है, तो अब कर रहे हैं शुरू। देखो, हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहली बात यह है, कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट तीसरी क्लास पे आ गया है तो पहले की 2 क्लासेज आप देख के आइएगा, आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस क्लास को मत देखना, पहले की 2 क्लासेज देख के आना, तभी आपको और बढ़िया समझ में आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज बताया था मैंने आपको कि ये 3 टाइप्स की होती है। पहला मैंने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज, या जिसको बोलते हैं हम बेसिक राशि, बेसिक क्वांटिटीज, या हिंदी में जिसको बोलते हैं मूल राशि, मूल राशि। सेकंड मैंने आपको बताया था ड्राइव्ड यूनिट, या ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो क्वांटिटीज आ जाएगा ये, ड्राइव क्वांटिटी। और थर्ड बताया था मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, थर्ड थी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसके अंदर हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ये 7 टाइप की थी, 7 थी, और 7 के बारे में बढ़िया तरीके से हमने डिटेल से पढ़ लिया है और आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, फिर हम आज बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। ये भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक होता है आपका रेडियन, और एक होता है आपका स्ट्रे रेडियन, एक होता है आपका स्ट्रे रेडियन। अब हिंदी में रेडियन को रेडियन ही कहते हैं और स्ट्रे रेडियन को स्ट्रे रेडियन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। किसी के माइंड में ये आ जाए कि ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये वाली क्वांटिटीज है, ये तो हमारे पूरे चैप्टर में ही चलती रहेगी, तो इसके बारे में तो बात होती रहेगी। तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 टाइप के है भी, एक तो आपका रेडियन है और एक आपका है स्ट्रे रेडियन। तो ये 2 टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। अब इनको करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियन के बारे में। फर्स्ट है हमारा रेडियन। अब हिंदी में रेडियन को रेडियन ही कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि रेडियन होता क्या है। ठीक है, काफी बार पूछ भी लिया है भी ये रेडियन क्या होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा है कोई सर्कल है, वृत्त है, वृत्त के बारे में पता होगा। ठीक है, ये आपको पता है इसकी त्रिज्या होती है, ये रेडियस है, और ये भी आपको पता है ये भी इसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये इसका सेंटर होता है, ये इसका क्या है, सेंटर है, मतलब केंद्र है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है। इतना तो आपको पता भी होगा। ठीक है, अब देखो भी हम क्या करते हैं, ये पूरी जो होती है ये इसको परिधि बोलते हैं, इस पूरी लाइन को, ये पूरा जो इसका सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, इस परिधि का इतना पार्ट लें,
ठीक है, और वो पार्ट आपका किसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम, और ये आपका किसके इक्वल हो, आर के ही इक्वल हो। मतलब हमने एक आर्क ले ली है, आर्क ले ली है हमने, आर्क ली है मतलब चाप ली है, और वो चाप आपकी क्या है, वो जितनी इसकी त्रिज्या है वृत्त की उसके बराबर ही है। तो उस टाइम पे जो यहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलते हैं। दोबारा सुन लो भी क्या बता रहा हूं, क्या बोला है। सबसे पहले है कोई वृत्त है, इसके अंदर ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। हमने फिर एक चाप ली है, उस चाप को भी हमने इतना ही लिया है जितना त्रिज्या है। अब मान लेते हैं त्रिज्या 10 है, ठीक है, तो हम ये वाली चाप ले रहे हैं ना, वो भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 10 ही होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो इस सेंटर के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। मतलब क्या है, त्रिज्या के बराबर चाप की हेल्प से जो सेंटर में एंगल बनता है वही आपका क्या होता है, 1 रेडियन होता है। मान के चल रहा हूं, आपको बात समझ में आई होगी। तो ये 1 रेडियन की भी डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इसको आप अपने माइंड में रखना, ठीक है भी, समझ में आया होगा। सेकंड देखते हैं इसका क्या था भी, सेकंड था स्ट्रे रेडियन, सेकंड था स्ट्रे रेडियन, स्ट्रे रेडियन। अब हिंदी में इसको भी सेम ही बोलेंगे, स्ट्रे रेडियन। अब स्ट्रे रेडियन क्या होता है, देखो भी ये वाला होता है ना रेडियन, ये यूज होता है प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए। किसके लिए यूज होता है ये होता है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल होता है ना, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है रेडियन। अब प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल होता है जो 2D में बना होता है, 2D सरफेस में बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, मतलब जो सीधा सीधा बना होता है। लेकिन ये जो सेकंड वाला है हमारा, अब बात करेंगे स्ट्रे रेडियन, ये क्या होता है, ये यूज होता है हमारा एंगल मापने के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये सॉलिड एंगल मापने के लिए यूज होता है। अब सॉलिड एंगल कैसे, अब मान लेते हैं आपको थोड़ा ये तो पता होगा 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। अब 2D का मतलब ऐसे है, मतलब बिल्कुल ही आसान भाषा में बता रहा हूं मैं बता रहा हूं आसान भाषा में। क्या होता है, जिसके अंदर हाइट होती है ना, जिसके अंदर क्या होती है, ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो ऑब्जेक्ट हमारे क्या आ जाएंगे, 3D में आ जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं मैंने ये वृत्त बनाया, इसके ऊपर ही बनाया, तो इसके अंदर तो हाइट नहीं है, हाइट नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2D के अंदर आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास में कोई फुटबॉल है, ठीक है, कोई क्रिकेट वाली बॉल है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, और जिसके अंदर हाइट होती है वो क्या होती है, 3D होती है। और आसान भाषा में बताऊं तो ऐसे मान के चलो, जिस चीज को आप ठोकर लगा पाओगे वो आपका 3D में आएगा, और जिसको नहीं लगा पाओगे वो आपका क्या आ जाएगा, 2D में आ जाएगा। वैसे ये 3D और 2D पूरा का पूरा मैथ का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो आया होगा, मान के चल रहा हूं समझ में आपको। तो 2D क्या होता है, जहां पे प्लेन होता है, हाइट की बात ना होती है, हाइट नहीं होता है। लेकिन 3D क्या होता है, जहां पे हाइट इन्वॉल्व होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब स्ट्रे रेडियन क्या करता है, वो सॉलिड एंगल को मापता है। सॉलिड एंगल को मापने का मतलब है ये 3D जो एंगल होता है उसको मापने के काम आता है। अब कैसे भी, जैसे मान लेते हैं ये मैंने बनाया, इस बार भी ये सफियर है, ये सफियर है, गोला है मतलब, ठीक है। अब ये सफियर है तो आपको पता है ये 3D में है, फुटबॉल टाइप में है, ठीक है, तो 3D में है, ये सॉलिड है ये। लेकिन अब इसके अंदर क्या करें, तो इसके अंदर क्या होगा भी, इसकी भी त्रिज्या होती है, आपको पता होगा, ये त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या है, ठीक है। लेकिन ये 3D है तो ये ऊपर की तरफ से थोड़ा हमें ऐसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा थोड़ा, ठीक है। तो हम क्या कर दें, जितनी इसकी त्रिज्या है, जितनी इसकी त्रिज्या है उसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के बराबर एरिया हम ले लें, आर स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल हम लें। उस टाइम पे जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनेगा वो आपका क्या होता है, एक स्ट्रे रेडियन होता है। देखो भी दोबारा सुनो क्या बता दिया मैंने। ये मान लेते हैं, थोड़ा इमेजिन करना प्रैक्टिकली, मान लेते हैं हमने कोई सॉलिड चीज ली है जो क्या है, सफियर टाइप में, और उसमें हमने क्या कर दिया, ऐसे कोन टाइप में, ऐसे इस तरीके से एक कोन टाइप की, कोन मतलब पता होगा आपको भी, एक ऐसे कोन टाइप की स्ट्रक्चर उसमें से बाहर निकाल दी, ठीक है। ये कोन टाइप की स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकाल दी है। ये मान लेते हैं आर है, ये भी आर है, मतलब त्रिज्या है उसकी सफियर की, लेकिन इसका जो एरिया है ना ऊपर का, वो क्या है आपका, आर का स्क्वायर है। तो आर है वो त्रिज्या है,
लेकिन आर के स्क्वायर के बराबर जो क्षेत्रफल होगा उतना हम पार्ट बार निकाल लेंगे, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनता है इस जगह वही आपका क्या होता है, स्ट्रे रेडियन होता है। अब मान के चल रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो स्ट्रे रेडियन यूज होता है आपका सॉलिड एंगल मापने के लिए, और रेडियन यूज होता है आपका प्लेन एंगल मापने के लिए। तो ये आपकी भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, 2 थी जो पता लग गया। इनकी बातें चलती रहेगी, ये लास्ट तक चलता रहेगा भी। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटीज जो भौतिक राशियां थी उनके बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी है। ये वाला टेंशन मत लेना, कहीं आप टेंशन ही लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो ज्यादा फिक्र मत कर लेना, ये चलता रहेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये ड्राइव क्वांटिटी ही चलती रहेगी आपकी, ठीक है। तो अब चलते हैं इससे आगे। तो हमें पता लग गया भी रेडियन और स्ट्रे रेडियन। अब चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे की बात करते हैं अभी। अब क्या होता है आपका, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो, ठीक है, उनको डायरेक्शन के हिसाब से मापा जाता, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से बांटा जाता है। डायरेक्शन के हिसाब से भी बांटा जाता है, दिशा के हिसाब से भी क्या किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा जाता है। और दो भाग में बांटा जाता है, मतलब इसके 2 टाइप बनते हैं। एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर, ठीक है। इसको बोलते हैं सदिश राशि, सदिश राशियां, और ये आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है भाई। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के हिसाब से मापा जाता है, तो 2 टाइप है, एक है वेक्टर क्वांटिटीज और एक है स्केलर। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, मतलब सदिश राशियां कौन सी होती है, सदिश राशियां वो होती है जिनको बताने के लिए हमें एक तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत पड़े मतलब दिशा की जरूरत पड़े, दिशा होगी तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड इसकी जरूरत पड़े। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो दोनों की जरूरत पड़े वो आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अब दिशा और मैग्नीट्यूड की कैसे जरूरत पड़ेगी, अब मान लेते हैं आपने कभी गलती से सुन लिया होगा फोर्स का नाम, तो ठीक है, गलती से आपने क्या है, फोर्स का नाम तो सुना होगा, बल तो सुना ही होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं किसी चीज पे बल लगा रहे हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से हम बल लगा रहे हैं। बल लगाने का मतलब फोर्स लगा रहे हैं। जब इसको फोर्स लगाएंगे तो मान लेते हैं इसको इसी साइड ही हमें क्या है, आगे की तरफ खिसकाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं इसको यहां से लेके हम यहां तक लेके आ गए, ठीक है। फोर्स लगाया और इसने क्या है, इस डायरेक्शन में आया ये, ठीक है, और अपनी पोजीशन यहां से लेके यहां तक चेंज कर दी। तो अब हुआ क्या, जब हमें फोर्स लगानी पड़ी, तो फोर्स लगाते हैं ना हम, उस टाइम में क्या हो रहा है, इस पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम, कि 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, मतलब कितनी फोर्स लगा रहे हैं और ये किस दिशा में जा रहा है। तो दोनों चीजों की जरूरत पड़ रही है, तभी हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनको क्या है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है। फिर आते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके लिए हमें डायरेक्शन मतलब दिशा की जरूरत नहीं होती है, इनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इनको बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब कैसे, जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे पूछ लिया कि भी टाइम कितना हो गया, तो आपने मान लेते हैं बोल दिया कि 12 बज गए, ठीक है। तो आप ऐसे तो नहीं बताओगे मेरे को, उत्तर में 12 बज गए हैं, दक्षिण में 12 बज गए हैं, इस तरीके से नहीं बताते हो। क्यों नहीं बताते हो, क्योंकि टाइम है, टाइम के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम के लिए सीधा सीधा मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो टाइम आपका क्या हो गया है, आपका है स्केलर क्वांटिटी। आपने सुना होगा डिस्टेंस के बारे में, पता होगा आपको, दूरी बोलते हैं जिसको, डिस्टेंस मतलब दूरी। आपकी दूरी भी क्या होती है, ये भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट होता है जो, वो आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। पूरी बात को एक साथ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो यही है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको डायरेक्शन के हिसाब से 2 भाग में बांटा गया है, एक है वेक्टर क्वांटिटी और एक है स्केलर क्वांटिटी।
अब वेक्टर वो होती है जिसके लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, और स्केलर वो होती है जिनको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। यही आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम, जैसे मान लेते हैं कि फोर्स आएगा, मोमेंटम आएगा, इंपल्स आएगा, तो हम साथ साथ में देखते रहेंगे कौन सी तो स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल शब्दों में ये बता दिया मैंने कि फिजिकल क्वांटिटी है वो डायरेक्शन के हिसाब से दो भागों में बांटी जाती है, और आपको समझ में आया होगा। ठीक है भी, अब चल रहे हैं इससे हो रहा है, इससे आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं इसके बाद में हम, इसका लास्ट पॉइंट हमारा बचता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट मतलब मात्रक, पता ही होगा आपको, ठीक है, मात्रक। अब मात्रक को बताने के लिए अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं, अलग अलग टाइप से सिस्टम बनाए हुए हैं। अब मात्रक को बताने के लिए एक आपका सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। एक होता है आपका एफपीएस सिस्टम, एक होता है आपका एमकेएस सिस्टम, और एक होता है आपका एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो यूनिट मतलब मात्रक है, मात्रक को बताने के लिए क्या है, चार टाइप के सिस्टम बनाए हुए हैं अलग अलग, जिसमें एक है हमारा सीजीएस सिस्टम, एक है एफपीएस सिस्टम, और एक है हमारा एमकेएस सिस्टम, और एक है हमारा एसआई सिस्टम। ठीक है, अब है क्या ये, देखते रहो, आपको समझ में आएगा भी। सी मतलब है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी मतलब है आपका ग्राम, जी मतलब है ग्राम, और एस मतलब है सेकंड। अब होता क्या है, जो आपका सीजीएस सिस्टम होता है उसके अंदर जो दूरी होती है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, और जो मास होता है उसको हम ग्राम में मापते हैं, और जो हमारा टाइम होता है उसको हम किस में मापते हैं, सेकंड में। यही आपका क्या है, सीजीएस सिस्टम है। इसी सीजीएस सिस्टम को बोलते हैं हम फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच वालों ने ये बनाया है सिस्टम मेजर करने के लिए, तो उन्होंने क्या है, सीजीएस सिस्टम बनाया है, और इसके अंदर सी मतलब सेंटीमीटर है, जी मतलब ग्राम है, और एस मतलब क्या है, सेकंड है। लंबाई मापनी पड़ जाए सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है, मास मापना पड़ जाए ग्राम में मापेंगे, और टाइम मापना पड़ जाए सेकंड में मापेंगे। तो ये है आपका फ्रेंच सिस्टम। तो ये बस है कुछ नहीं भी, यूनिट को बताने के लिए अलग अलग सिस्टम है, उनमें से एक है सीजीएस सिस्टम। पूछ लेता है सीजीएस सिस्टम में लंबाई को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में, मास को किस में मापा जाता है, ग्राम में, और टाइम को किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो ये सीजीएस सिस्टम। फिर आया एफपीएस सिस्टम, इसको बोलते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश वालों का है भी ये, तो ब्रिटिश सिस्टम। अब ब्रिटिश सिस्टम के अंदर क्या है, मैं थोड़ा भी इस साइड लिखता हूं मैं, इसमें तीन बातें आ गई आपके। सी मतलब सेंटीमीटर है, जी मतलब ग्राम है, और एस मतलब सेकंड है। फिर आया एफपीएस सिस्टम, ये है ब्रिटिश वालों ने बनाया है, तो इसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है, एफ मतलब होता है आपका फुट, फुट मतलब इसके अंदर जो लंबाई को मापा जाता है ब्रिटिश सिस्टम के अंदर, उसमें लंबाई को मापा जाता है फुट के अंदर। पी मतलब होता है पाउंड, पाउंड। इसके अंदर जो मास को मापा जाता है वो मापा जाता है पाउंड में। एस मतलब सेकंड, तो टाइम को मापा जाता है इसके अंदर सेकंड में, तो ये तो इसके अंदर भी टाइम सेकंड में ही था, लेकिन इसके अंदर लंबाई क्या आ गई आपकी, फुट में मापी जाती है, और जो मास है आपका वो मापा जाता है पाउंड के अंदर मापा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, पहली बात तो यही पूछ सकता है भी कि एफपीएस सिस्टम है वो किन का है, तो वो ब्रिटिश लोगों का है, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं उसको, और इसमें इस तरीके से इनको मापा जाता है। समझ में आपको आया होगा। फिर आते हैं आप एमकेएस सिस्टम, नाम है इसका भी मेट्रिक सिस्टम। अब ये हिंदी में भी इनको ऐसे ही बोला जाता है। अब ब्रिटिश सिस्टम मतलब ब्रिटिश प्रणाली बोल देते हैं, ठीक है।
फ्रेंच सिस्टम मतलब फ्रेंच प्रणाली बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका मेट्रिक सिस्टम मतलब मेट्रिक प्रणाली बोल देते हैं। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, एम मतलब है आपका मीटर, तो इसके अंदर जो लंबाई को मापा जाता है वो मापा जाता है मीटर में। के मतलब है आपका किलोग्राम, 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 तो इसके अंदर जो मास को मापा जाता है वो मापा जाता है किलोग्राम में। और ये एस मतलब आपका वो फिर से सेकंड, ये एस मतलब है सेकंड, और टाइम को मापा जाता है इसमें सेकंड में। तो एम के सिस्टम का नाम क्या है, मेट्रिक सिस्टम। देखो भी फिर बता देता हूं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ इनको मापने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। वो हमसे पूछेगा आगे चल के, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि मान लेते हैं कि फोर्स है, फोर्स है, ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा आपसे फोर्स की एफपीएस सिस्टम यूनिट क्या होती है और एसआई यूनिट क्या होती है, इस तरीके से अलग अलग यूनिट ये पूछेगा। वो टेंशन मत लेना, मैं आगे चलूंगा तो ये चेंज करना भी बताऊंगा कि इससे इसमें कैसे जाते हैं, इससे इसमें कैसे जाते हैं, ये आपस में इंटरचेंज किस तरीके से होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आपको समझ में आया होगा। तो सीजीएस सिस्टम क्या था पता लग गया, एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम वाला, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं इसको, ये भी पता लग गया। एमकेएस सिस्टम भी पता लग गया। अब बात करते हैं एसआई सिस्टम की। अब हुआ क्या भाई, अब मान लेते हैं अलग अलग, जैसे फ्रेंच वाले ऐसे मापते हैं, ब्रिटिश वाले ऐसे मापते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग देश अलग अलग तरीके से माप रहा था, तो इसी सॉल्यूशन मतलब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या हुआ, एक एसआई सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब एसआई सिस्टम ने क्या किया, इसने बनाया कि हर एक देश के अंदर सेम तरीके से मापा जाना चाहिए इन सारी चीजों को, मतलब लंबाई है वो सेम तरीके से मापा जाना चाहिए। अब कोई सेंटीमीटर में ना मापे, कोई सेंटीमीटर में माप रहा है मान लेते हैं, कोई मीटर में माप रहा है, कोई फुट में माप रहा है, तो ऐसा ना हो। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा आया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर क्या हो गया, एसआई सिस्टम के अंदर सबसे पहली बात तो है ये एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया है सारी कंट्रीज के लिए कि सारे के सारे देश के जो लोग हैं वो एसआई सिस्टम का यूज करें। तो इस तरीके से एसआई सिस्टम आया था। दूसरी बात, एसआई सिस्टम था क्या, जो ये मैट्रिक सिस्टम था इसी को मॉडिफाई कर दिया था, इसी को मॉडिफाई करके क्या आ गया था, एसआई सिस्टम आ गया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसकी बात और कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स को मापने का इंटरनेशनल सिस्टम आ गया था। अभी मैंने बताया ये क्या था, आपका मैट्रिक सिस्टम का मॉडिफाई रूप था। अब मैट्रिक सिस्टम में क्या था, ऐसे मापा जा रहा था मैट्रिक सिस्टम में। एम मतलब क्या था आपका, मीटर था। के मतलब आपका क्या था भाई, किलोग्राम था। और एस मतलब आपका क्या था, सेकंड था। तो बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो एक तरीके से आपका मैट्रिक सिस्टम था वही आपका आगे जाके क्या बन गया था, एसआई सिस्टम बन गया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई यूनिट के अंदर लंबाई है उसको मापा जाता है मीटर में, ठीक है, और जो मास है उसको मापा जाता है किलोग्राम में, और टाइम है वो तो आपका फिर से किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो ये था भी सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट को मापने का सिस्टम, ये पूरी बात मैंने बता दी। तो आज का हम लास्ट पॉइंट सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। पहले तो मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बीमीय सूत्र, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीमीय सूत्र। अब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उसको मापने के लिए यूनिट होती है, ठीक है। अब यूनिट होती है, वैसे ही क्या होता है, एक उनके लिए एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया है, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके अंदर सबसे पहली बात तो बात किसकी होती है, एम, एल और टी की बात होती है। एम, एल और टी। एम मतलब यहां पे क्या होता है, मास होता है। एल मतलब यहां पे क्या होता है, लेंथ होता है। और टी मतलब यहां पे क्या होता है, टाइम होता है। टी यहां पे क्या होता है, टाइम होता है। हमसे ऐसे पूछ लेगा फोर्स का बीमीय सूत्र क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है,
ऐसे पूछ लेगा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तब हमें इसको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए है क्या, m आता है, l आता है और t आता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो जैसे मान लेते हैं एम्पियर की जरूरत पड़ी है तो इसके ब्रैकेट में फिर a भी आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बता रहे हैं तो उसके अंदर मान लेते हैं मास भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है और मान लेते हैं एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी आ रहा है, तो उसके लिए फिर बीमीय सूत्र कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो जैसे जिसकी जरूरत होगी वो एक्स्ट्रा के तौर पे आ जाएगा। अगर कंडेला की जरूरत पड़ेगी तो फिर CD भी आ जाएगा अलग से। ठीक है, मेन हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है, तभी मैंने इन तीनों को ही लिखा है। तो अब बीमीय सूत्र कैसे निकलता है इसकी बात करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं मैंने बोला एरिया, क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब आपको ये तो पता होगा किसी चीज का क्षेत्रफल होता है वो एक तरीके से क्या होता है, लंबाई गुणा में क्या होता है, लंबाई होता है, लंबाई गुणा में लंबाई होता है। अब लंबाई को आपको पता है किस में मापा जाता है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और लंबाई क्या है, मीटर में मापी जाती है। लंबाई आपकी लेंथ ही है। ठीक है, अब इसका बीमीय सूत्र लिखना है मेरे को, किसका, क्षेत्रफल का। अब मेरे को पता है MLT। M मैंने क्या बताया था, मास, L मतलब मैंने क्या बताया था, लेंथ, और T मतलब मैंने क्या बताया था, टाइम। हमें बीमीय सूत्र लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है एरिया के लिए, क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। लेकिन क्षेत्रफल में तो सिर्फ लंबाई गुणा में लंबाई आता है, ना तो इसके अंदर मास आता है और ना इसके अंदर टाइम आता है। तो ये नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। अब मास नहीं आता तो मास की पावर क्या हो जाएगी, m की पावर क्या हो जाएगी, 0। टाइम भी नहीं आता है तो t की पावर क्या हो जाएगी, 0। लेकिन लंबाई आती है और 2 बार आता है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। कैसे आया थोड़ा पता लगा होगा। और आगे चलता हूं और समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने बात कर ली वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम का आपको पता है भी, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन होता है। थोड़ा आप मैथ पढ़े होंगे, आपको पता होगा लेंथ क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में, मतलब आयतन किसी का निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन भी है तो लंबाई भी, चौड़ाई हो लेकिन है तो वो एक तरीके की लंबाई, ऊंचाई हो वो भी है तो क्या आपकी एक तरीके की लंबाई। तो तीनों की तीनों एक तरीके की लंबाई है। अब इसका लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने बता दिया है MLT से आएगा। M मतलब मास है, L मतलब लेंथ है, T मतलब आपका टाइम है। सबसे पहले इसके अंदर देखो भी, इसका फॉर्मूला देखो। जब भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हमें भी जिस भी क्वांटिटी का लिखना है उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे आयतन का फॉर्मूला ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है और ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई है, तो तीनों को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये इसका फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। अब देखेंगे इसके अंदर, अब सबसे पहली बात है मास। मास का तो कोई जिक्र नहीं आया है, मतलब पॉइंट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर 0। ना टाइम आया है तो t की पावर भी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन लंबाई है और लंबाई आई है 3 बार, तो मतलब आपस में पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो L की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो ये क्या बन गया है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है। m की पावर 0, L की पावर 3 और t की पावर 0। ये क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है। और आगे चलता हूं और देखते हैं। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी मतलब वेग, पता होगा आपको वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में क्या होता है, टाइम। मतलब क्या होता है, विस्थापन, और बटे में क्या होता है, समय। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन एक तरीके की लंबाई है, तो ये आपकी क्या है, लंबाई है, तो ये आपकी है लंबाई। टी मतलब टाइम है भी, तो ये तो आपका क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समय। अब इसका लिख रहा हूं मैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमें लिखने का वही रहेगा तरीका भी, M, L और T। सबसे पहली बात है, ये इसको पूरा सही तरीके से लिखूं तो यहाँ पे तो लंबाई आ जाएगी, लेकिन ये जब समय को ऊपर लेके जाऊंगा, ये आपको पता होगा नीचे से पावर ऊपर जाती है तो माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको समय की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं। सबसे पहले M मतलब है मास, M मतलब क्या है, मास, L मतलब क्या है, लेंथ,
लेंथ, और टी मतलब क्या है, टाइम। वेलोसिटी वेग का फॉर्मूला बना लंबाई और साथ में क्या है, टाइम की पावर -1 है। तो सबसे पहले मास का तो कोई पॉइंट नहीं आया, तो मास हो गया यहाँ पे m की पावर 0। लंबाई एक बार आया है तो l की पावर क्या हो जाएगी, 1। टाइम कितनी बार आया, एक बार आया, लेकिन पावर क्या है, ऊपर की तरफ है, तो -1 है। तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। ये इसका बन गया है डायमेंशनल फॉर्मूला। मान के चल रहा हूं आपको बात समझ में आने लगी होगी कैसे बनेगा। बाकी फिर भी टेंशन ना लेना भी, जैसे जैसे अब आगे कल से हमारा मोशन वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट आएंगे उनके मैं आपको यूनिट भी बताता जाऊंगा, SI यूनिट भी बताऊंगा, CGS यूनिट भी बताऊंगा, और साथ में क्या होगा उसका मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी सारों का बताता चलता रहूंगा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये आज की क्लास का भी हमारा पॉइंट था, समझ में आया होगा। तो ये भी हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट वाला है, वो लगभग हमारा खत्म हो गया। बाकी इसके लास्ट के अंदर जब भी ये खत्म हो जाएगा तो पूरा हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, पीछे के जो रिसेंट 3-4 साल में आए हैं वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है भी, आपको अगर क्लासेज बढ़िया लगती है तो आप शेयर वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे भी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।